हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार आप सभी का अपने चैनल फिज़िक्स द पावर ऑफ साइंस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज क्लास 12th फिज़िक्स की यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये हमारा 13th लेक्चर है और आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका यूज़ हम चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए करते हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं और इसका कारण क्या है कि मेटल्स के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पूरे मेटल के अंदर कहीं पर भी आ जा सकते हैं। इस वजह से मेटल्स के अंदर से आसानी से चार्ज का फ्लो हो सकता है। अब बच्चों, मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टिंग बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर हमने कुछ चार्ज पुटअप किया। तो जब हम इसके ऊपर चार्ज पुटअप करेंगे तो ये जो चार्ज है इसकी लोकेशन क्या होगी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और सरफेस पे कैसा होगा, या इसके पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या होगी। तो ऐसे ही कुछ रिजल्ट्स जो हैं कि जब हम किसी कंडक्टर के ऊपर चार्ज को पुटअप करते हैं तो किस किस तरह के रिज़ल्ट हमें देखने को मिलते हैं, ऐसे रिज़ल्ट्स को हम इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बारी बारी से ये जो 6 के 6 रिज़ल्ट हैं इसको हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है। इस टॉपिक का फर्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पे है कि नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज़ ज़ीरो, यानी कि कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज क्या होता है, ज़ीरो होता है। इसका मतलब चार्ज जो है कंडक्टर के अंदर नहीं रह सकता। वो कहाँ रह सकता है? चार्ज रिजाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे रह सकता है। इसका क्या रीज़न है बच्चों? तो मान लेते हैं हमारे पास जो है एक कंडक्टिंग बॉडी है। मैंने क्या किया, इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज पुटअप किया। तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ये एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, यानी कि बाहर की तरफ धकेलेंगे। तो सभी के सभी चार्जेस जो हैं वो कहाँ आ जाएंगे, सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, वो अंदर नहीं रह पाएंगे। तो ये जितने भी चार्जेस हैं सभी के सभी कहाँ आ जाएंगे, इसके सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, अंदर नहीं रह पाएंगे। किस कारण से? रिपल्शन के कारण से। तो अंदर जो है नेट चार्ज वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और चार्ज कहाँ आ जाएगा, सारा का सारा इसके सरफेस पे आ जाएगा और वो सरफेस पे अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है बच्चों कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज ज़ीरो, यानी कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो ये क्यों है, इसका क्या कारण है, आइए समझते हैं। यहाँ पे अभी हमने देखा कि एक कंडक्टर के अंदर जो नेट चार्ज है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। अब मान लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा एक वॉल्यूम एलिमेंट है और इस वॉल्यूम एलिमेंट का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे गॉसियन सरफेस लेते हैं। तो ये जो गॉसियन सरफेस है ये एलिमेंट को एनक्लोज कर रहा है और हमें पता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग E इंटू डी एस जो है वो किसके बराबर होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब हमें पता है कि ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। तो ये जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस के द्वारा जो एनक्लोज चार्ज है यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। अगर ये जीरो है तो इसका मतलब यहाँ पे क्यू क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, E इंटू डी एस किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। अब E इंटू डी एस जीरो के बराबर है, यहाँ डी एस तो जीरो हो नहीं सकता, यहाँ पे कुछ ना कुछ सरफेस तो है ही हमारे पास जो है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, E जो है वो जीरो होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे, जीरो। तो ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जीरो होगी, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो। ये क्यों है, क्योंकि अंदर उसके चार्ज रिजाइड नहीं करता। अगर चार्ज नहीं है तो मैं जितने मर्जी स्मॉल एलिमेंट ले लूँ यहाँ पे और उनका गॉसियन सरफेस लूँ तो हर एक में से जो नेट चार्ज है वो क्या होगा, जीरो, यानी कि नेट फ्लक्स क्या होगी, जीरो। इस वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इसके बाद बच्चों थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड वो हमेशा कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये क्यों होगा, इसके लिए मान लेते हैं हम कि एक कंडक्टर है हमारे पास,
जब हम इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे तो जैसा कि मैंने अभी बताया वो सारा का सारा इसके सरफेस पे अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो थोड़ी देर में जब चार्ज यहाँ पे सेटल हो जाता है तो उसके बाद चार्ज की जो मोशन है यहाँ पे रुक जाती है, यानी कि चार्ज स्टॉप हो जाता है। तो उसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट अगर होगा, कहीं पर भी अगर हम सरफेस पे देखें टेंजेंशियल कंपोनेंट मतलब उसके अलोंग द सरफेस जो है, तो चार्ज की मूवमेंट यहाँ रुक जाएगी। इसका मतलब जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो क्या होगा, ई कॉस थीटा, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट के अलोंग यानी कि जो सरफेस के अलोंग है चार्ज की मोशन नहीं हो रही है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि चार्ज तो वहाँ पे प्रेजेंट है, उसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो सकता है कि कॉस थीटा जीरो होना चाहिए, और कॉस थीटा जीरो कितने पे होता है, जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो। यानी कि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, किसके परपेंडिकुलर रहेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। तो डायरेक्शन क्या आएगी यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है सरफेस के ऊपर, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आएगी। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी। यहाँ पे देखूँ तो यहाँ अगर मैं परपेंडिकुलर लूँ सरफेस के ऊपर तो ये डायरेक्शन इधर आएगी। अगर इस जगह पे देखूँ तो इसकी डायरेक्शन ये आएगी। अगर यहाँ देखूँ तो परपेंडिकुलर में डायरेक्शन इधर आएगी। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है सरफेस के ऊपर तो आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो कहीं पर, मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज ना होता, यहाँ पे सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता, तो उस केस में जो डायरेक्शन परपेंडिकुलर रहती पर इनवर्ड डायरेक्शन में रहती, बाहर से अंदर की तरफ रहती, पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहता हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। इसके बाद बच्चों फोर्थ पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर एंटायर कंडक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है पूरे कंडक्टर पे, चाहे हम सरफेस पे देखें चाहे उसके अंदर देखें, वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इसका क्या रीज़न है। अब तो मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है, हमें पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर ज़ीरो है तो इसका मतलब किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर मुझे मूव करना हो तो उसके लिए वर्क डन क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। यानी कि डब्ल्यू ए से भी वो क्या हो जाएगा, जीरो। अगर वर्क डन जीरो होगा तो इसका मतलब जो है चेंज इन पोटेंशियल जो किसके बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है, यानी कि डब्ल्यू ए बी बाय क्यू नॉट के बराबर होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसके अंदर हर जगह पे पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। अब अगर बात करें सरफेस पे कि सरफेस पे क्या होगा, तो जैसा कि अभी हमने देखा कि सरफेस के ऊपर अगर इसके चार्ज है भी, फिर भी क्या होगा, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी कि अलोंग द सरफेस वाले जो कंपोनेंट हैं वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जैसे अभी हमने किया था कि ई कॉस थीटा जो टेंजेंशियल कंपोनेंट था वो क्या होगा, जीरो। तो अगर ये कंपोनेंट जीरो है तो सरफेस पर भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को ले जाने के लिए कोई वर्क डन हमें नहीं करना पड़ेगा। और अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए वर्क डन नहीं करना पड़ा तो इसलिए चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा और पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। तो चाहे हम इनसाइड देखें कंडक्टर के, चाहे उसके सरफेस के ऊपर देखें, तो दोनों ही केसेस में जो पोटेंशियल है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है पूरे कंडक्टर के लिए थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ एंटायर कंडक्टर, ठीक है, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि कंडक्टर के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। तो इसको प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ऊपर प्लस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। तो इसके सरफेस के ऊपर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेते हैं हम ds। तो यहाँ पे जो एरिया एलिमेंट है इसके ऊपर जो वेक्टर होगा, नॉर्मल वेक्टर, वो इस डायरेक्शन में आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी उसी डायरेक्शन में आएगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर दोनों क्या रहेंगे, सेम डायरेक्शन में रहेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे जो फ्लक्स है वो किसके बराबर होगी, E इंटू ds के बराबर होगी। यहाँ पे जो एंगल है क्योंकि 0 डिग्री है E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में, इसलिए cos 0 1 हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स कितनी आ गई, E इंटू ds के बराबर आ गई। अब मान लेते हैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस है जो इस ds
एलिमेंट को एनक्लोज कर रहा है और चार्ज को भी एनक्लोज कर रहा है इसके अंदर कुछ ना कुछ। तो ये जो ds एलिमेंट है इसके ऊपर चार्ज कितना होगा वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, उसको हम किससे, जितना एरिया जिसके ऊपर हमें चार्ज निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ds से इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये क्या आ गया, चार्ज आ गया। किसके ऊपर है ये ds एलिमेंट के ऊपर चार्ज आ गया, यानी कि इस गॉसियन सरफेस ने इतना चार्ज एनक्लोज किया है। अब इसके बाद हमें पता है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो नेट फ्लक्स है यानी कि E इंटू डी एस वो किसके बराबर होगा, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो क्यू है, क्यू की वैल्यू हमने अभी लिखी यहाँ पे सिग्मा इंटू डी एस, तो ये वैल्यू यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा डी एस बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे डी एस है, जब इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे डिवाइड में जाएगा, डी एस से डी एस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस के ऊपर वो किसके बराबर होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। इसके बाद बच्चों 6 पॉइंट है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, यानी कि सरफेस ऑफ कंडक्टर के ऊपर अलग अलग पॉइंट के ऊपर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग हो सकता है। तो इसके लिए मान लेते हैं हमारे पास एक ये बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर इस बॉडी को मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, यानी बाहर से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं, तो क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव करेंगे। उसकी वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी अपने आप को रीअरेंज करेगा, जिसकी वजह से इसके अलग अलग हिस्सों के ऊपर अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अब हमें पता है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा वो किसके बराबर होती है, क्यू बाय ए के बराबर होती है, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर होती है। और ये जो एरिया है सरफेस का वो डिपेंड करेगा कर्वेचर के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे इस जगह पे देखते हैं हम कि यहाँ जो कर्वेचर है ये कर्वेचर है इस बॉडी का, और अगर मैं इस जगह पे कर्वेचर देखूँ तो ये देखिए यहाँ पे कर्वेचर बड़ा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँ इसके कर्वेचर के हिसाब से, तो यहाँ पे जो सर्कल बनेगा वो कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, और इसके कर्वेचर के हिसाब से यहाँ पे जो सर्कल बनेगा ये छोटा बनेगा। यानी कि इस कर्वेचर की रेडियस छोटी आई और इसके कर्वेचर की रेडियस यहाँ पे क्या आई, ज़्यादा आई। तो अगर यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर लार्ज है तो उसका मतलब यहाँ पे एरिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और एरिया अगर ज़्यादा होगा तो सिग्मा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस जगह पे क्या होगा, यहाँ पे कर्वेचर जो है उसका स्मॉल है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होने की वजह से इसका एरिया भी यहाँ पे क्या हो गया, सरफेस का कम हो गया। उस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, एरिया अगर कम होगा तो सिग्मा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज की डेंसिटी वो बढ़ जाएगी। यानी कि जहाँ पे भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहाँ पे सिग्मा बढ़ जाएगा, और जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे सिग्मा कम हो जाएगा, यानी कि चार्ज जो डेंसिटी है वो घट जाएगी वहाँ पे। इसके साथ ही बच्चों आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड टेक केयर।